हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHIC 133 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं स्पेसिफिकली कुछ 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2025 के जो जून के एग्जाम हुए थे अभी अभी उसके उससे उठाए हैं। और ये आपके दिसंबर 2025 में देख रहे हो तो अच्छी बात है। अगर उसके बाद भी देख रहे हो तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं, जिस तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया है, मतलब तो आपके क्वेश्चंस कैसे भी आ जाए आप इजीली इसको करने की कोशिश करोगे एटलीस्ट। ठीक है, छोड़ के नहीं आओगे क्वेश्चंस, कहने का मतलब ये है। कोई फालतू के दावे वगैरह नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो। ठीक है, अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए, लगता है कि बहुत ही कम है मटेरियल, तो मैं और दे दूंगा, पर आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो देखोगे तभी आपको मिलेगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे उस चीज़ का फल मिलना चाहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि लोग देख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 13 से 16वीं सदी तक क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव पर एक टिप्पणी लिखी है। तो 13 और 16 इन दोनों के बीच में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं उनका उद्भव हुआ है, उसका रीजंस पूछ रहा है कि क्या क्या रीजन से उनका उद्भव हुआ। तो मैंने यहाँ पे वही जो है एक पॉइंट बना दिया, उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देखो ये पॉइंट बनाया है बीच में, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है। आपको पहले इसमें एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, 4 से 5 लाइन का, जितना भी आप लिख पाए शुरू करने के लिए, कि भाई ये कारण थे वो कारण थे। आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, है ना, या फिर थोड़ी कहानियां बना दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। मेन चीज़ क्या आती है यहाँ पे, आप एक आपको एक चार्ट भी बनाना होता है। ठीक है, एग्जाम में आप बना दो, अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर वही देखेगा आपका, क्योंकि वो ऐसे जो लंबी लंबी जो पैराग्राफ्स लिखे होते हैं वो कभी देखता ही नहीं है। वो तो वो चार्ट थोड़ा बहुत देख भी लेता है, उसकी आंख चली जाती है, अदरवाइज वो देखता भी नहीं है। तो आपको ऐसा लिखना है ताकि वो आपको देख पाए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, तो पहले आपको एक पॉइंट बनाना है कि भाई क्षेत्रीय शक्तियों के उद्भव के कारण। ठीक है, बन गया। अब आपको बताना है क्या क्या कारण थे। सबसे पहला था कमजोर क्षेत्रीय, सॉरी, कमजोर केंद्रीय शक्ति। यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक या फिर जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनका जो शासक था, जो शासन था उस समय का उनका, वो बहुत कमजोर हो गया था। ठीक है, उसके पीछे कारण थे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो उसकी वजह से जो छोटे से स्तरों पे जो शक्तियां होती है ना, जो राजा महाराजा जो बहुत नीचे से निकल के आते हैं, वो आने लगते हैं, अपनी फौज बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेन जो पावर है वो कमजोर पड़ गई है। ठीक है, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर पड़ जाए एग्जाम्पल के लिए, तो क्या होगा कि जो जो राज्य की जो पार्टी होती है ना, वो अपनी पार्टी मतलब एक तरीके से अपने एरिया में मजबूती पैदा कर सकती है, वो अपने आप को मजबूत कर सकती है। कहने का मतलब कि उन्हें कोई फिर हरा नहीं पाएगा। ठीक है, वो हमेशा वो वहीं पे ही खड़ी रहेंगी। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल ना हो तो नीचे वाली से जो सरकारें होती है वो पावरफुल बन जाती है उस कंडीशन में। यहाँ पे भी ऐसा हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, प्रशासन केंद्रीकरण। दूसरी है आर्थिक सैन्य, सॉरी, आर्थिक और सैन्य कारक। तो जो बेसिकली जो रीजंस था ना कमजोर होने के पीछे, वो था आर्थिक रूप से कमजोर होना। सबसे बड़ा रीजन होता है, पहला तो पैसा कम होता है। ठीक है, राजाओं के पास पूंजी कम पड़ जाती है, जिससे कि वो सेना रख पाए। तो सेना कब रखी जाती है? जब पैसा बहुत ज्यादा होता है, तभी तो रख पाएंगे ना सेना को, क्योंकि उसका खर्चा उठाना है, खाना पीना रहता है, उसकी सैलरी भी देनी है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये दो सबसे बड़े रीजन होते हैं किसी भी प्रशासन के कमजोर पड़ने के पीछे। ठीक है, इसीलिए जो निचले स्तर के जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपनी पावर को मजबूत किया वहां पे। जो मराठा साम्राज्य था वो क्यों लंबा, इसी वजह से, क्योंकि ये जो राजा महाराजा थे ना, मुगल जो थे, वो कमजोर पड़ गए थे आर्थिक और सैन्य रूप से। प्रशासन का विकेंद्रीकरण, यानी कि विकेंद्र समझते हो ना, यानी कि जब हम चीज को केंद्र से हटा के, जैसे कि आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, केंद्रीकरण मतलब जब पावर सेंटर से चल रही हो। ठीक है, सरकार, गवर्नमेंट जो चला रहा हो वो सरकार का एक व्यक्ति चला रहा हो, यानी कि जो कि बेसिकली सेंटर में बैठा होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं उनको। तो वो सेंटर व्यक्ति है, यानी कि वो सेंटर से पूरी चलाता है, स्टेट गवर्नमेंट को भी सबको चलाता है वो। तो यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ पे बेसिकली ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो तो कमजोर पड़ जाती है, फिर जो पावर होती है वो निचले स्तर से चलने लगती है, यानी कि वो स्टेट चलाती है फिर उन पावर्स को। समझ रहे हो? तो ये होता है, यानी कि पावर को बांट देना, पावर का विभाजित हो जाना। ठीक है, कमजोर पड़ जाना, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो यानी कि जो पावर थी वो खुद ही, जो राजा महाराजा थे निचले स्तर के, जिन्होंने अपने आप को एक तरीके से कमजोर होने की वजह से, जो मेन राजा था अपने आप को पावरफुल बना लिया। ठीक है, उस कंडीशन में।
दूसरी चीज, विद्रोह और संघर्ष। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन था कि वो कमजोर पड़ गए, जो राजा महाराजा थे, तुगलक वगैरह, मुगल जो थे, क्योंकि उस समय विद्रोह बहुत ज्यादा हुए। जो अभिजात वर्ग थे, जो जमींदार थे, ठीक है, इन लोगों ने विद्रोह किया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सरकार, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये विद्रोह हुआ, इसकी वजह से ये कमजोर पड़ गए। अब उसके बाद इसकी कुछ क्षेत्रीय शक्तियां हैं। ठीक है, अब जैसे कि सबसे पहला तो होता है कि उनके शासनकाल में कुछ कुछ राज्य जो थे वो अधीन से हट गए, मतलब उनसे छूट गए। कैसे करके? राजा अपने मतलब यानी कि जो प्रांतीय स्तर के जो राजा होते हैं वो निकल के आए, तो जो मेन राजा होता है, जो मुगल थे, उनकी शक्ति कम पड़ गई वहाँ पे। जैसे कि असम है, उड़ीसा है, कश्मीर है, साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया के बहुत सारे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पे राजा बने नए नए आए निकल के, जो कि विरोध करते थे मुगलों का, तो वो बेसिकली उनके समय में। ठीक है, ये असम, उड़ीसा, कश्मीर, साउथ इंडिया, इन चार स्टेट्स जो एक तरीके से आप जोन में जो है विभाजित कर सकते हो, ये बचे वहां से। ठीक है, इनको ये जो है स्वतंत्र हो गए एक तरीके से मुगलों से। दूसरी चीज, सुल्तान, जब ये मुगल साम्राज्य खत्म हो गया उसके बाद फिर बंगाल, जौनपुर, ठीक है, और मालवा और गुजरात, ये अलग हुए, इनकी एक अलग पावर बनी। ठीक है, तो ये कहने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में, समझ गए ना क्या होता है क्षेत्रीय शक्तियां? यानी कि जब शक्ति क्षेत्रों से, अलग अलग इलाकों से निकल के आती है। अभी आप जब वोट डालते हो, तो अब आप अगर आप गाँव में रहते होंगे तो आप वोट डालते होंगे अपने पंचायत को। ठीक है, पंच जो होते हैं, जो चुने जाते हैं, उनको आप वोट डालते हो, आपकी वजह से ही तो वो चुनते हैं वहाँ पे। ठीक है, सिलेक्ट होते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपको पार्षद को वोट देना होता है। ठीक है, पार्षद को चुनते हो आप, आपका कोई और व्यक्ति नहीं होता जिसको आप चुने। तो ये अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग तरीके से चुने जाते हैं। ठीक है, और पार्षद जो होता है वो फिर एमएलए एमपी के चुनाव अलग अलग होते हैं, वो अलग चुने जाते हैं। ठीक है, पार्षद के बाद, तो ये आपका इनिशियली इस तरह से बेसिकली मैं बता रहा हूँ। पार्षद जो होता है वो एक हमारे से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, हमारे गांव का ही होता है, हमारे शहर का होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको सिलेक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 13 से 16वीं सदी के मध्य हिंदी साहित्य के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए। एक तो ये वाला क्वेश्चन था, ये भी आ सकता है, और मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे नोट करना भूल गया, अगली बार मैं दिखा दूंगा। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि आपका जो टाइमिंग है ये वाली, इस टाइमिंग में ये चीजें भी हुई थी। ठीक है, साहित्य विकास भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा अगर आप ढूंढेंगे तो। शुरुआत आपको करनी है आपके इंट्रोडक्शन से। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि भाई 13 से 16वीं सदी के बीच हिंदी साहित्य का विकास मुख्य रूप से भक्ति काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि जो काल था ये भक्ति काल भी था। ठीक है, इस समय भक्ति भी बहुत ज्यादा हुई है, जिसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पूछा था हिंदी साहित्य के बारे में, और इसमें जो है इस काल में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों से भरा हुआ ये काल आपको मिलता है देखने के लिए। और विकास की बात करें तो इसमें जो है निर्गुण काव्य धारा की जो है विकास हुआ है। इसमें बेसिकली क्या होता है, भगवान को ना एक ऐसे रूप में पूजा जाता है जिसमें कि भगवान की कोई मूर्ति ना हो बेसिकली। ठीक है, अब जैसे कि मुस्लिम्स है, ठीक है, वो भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए हम उसको किसी मूर्ति में नहीं ला सकते। जबकि जो हिंदू होते हैं वो इस धारा को फॉलो करते हैं, उनका मानना है कि भगवान को हम एक मूर्ति में मानेंगे, है ना। तो ये अलग अलग विचारधारा थी। तो ये जो निर्गुण विचारधारा थी इसको कबीर दास ने और रेदास जो थे उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी भी थे इसके अंदर। तो ये लोगों का एक, ठीक है। और ये जो सगुण है, यानी कि जो भगवान को मूर्ति के रूप में फॉलो करते हैं, वो तुलसीदास, ठीक है, और ये मीराबाई वगैरह थी। इसके अंतर्गत इस काल की मुख्य जो विशेषताएं हैं वो है भक्ति की प्रधानता। इस काल में बहुत ज्यादा आपको भक्ति देखने को मिलती है हिंदी साहित्य के अंदर, हम अगर आपको क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, और लोक भाषा का उत्थान देखने को मिलता है, यानी कि जो लोगों की जो भाषा थी, यानी कि जैसे कि अवधी है, जो हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज बोलते हैं अपने नॉर्मल जगहों पे, अवधी है, ब्रिज भाषा है, उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हिंदी भाषा का यूज किया गया। सामाजिक चेतना पैदा हुई लोगों में, चेतना समझते हैं ना, लोगों में जो बेसिकली जो कुर्तियां थी, जो रूढ़िवादिता चीजें थी, तो उन पे प्रहार किया गया, उनको गलत बताया गया कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं है हमारे समाज के लिए। ठीक है, हम लोग जो है पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, और प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा देते हैं पंडितों को, ये सही नहीं है। ये सब बस एक ढोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। काव्य रूप का विकास हुआ, यानी कि जो पद थे, दोहा, चौपाई,
ठीक है, सवैयाँ, ये सब छंदों का जो है एक तरीके से यूज़ किया गया, इनका इस्तेमाल किया गया। और उसके अलावा लोगों में समन्वय की भावना पैदा हुई, ठीक है? हिंदू-मुस्लिम जो संस्कृति थी वो साथ में आई, सहयोग दिया एक-दूसरे का, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और मुगलों के समय समुद्री व्यापार, हाँ, तो इस समय ना एक आपको देखने को मिलता है कि उस समय ना समुद्री व्यापार अभी बहुत ज़्यादा था, मुगलों के अधीन, बहुत ही अच्छे से जो है चल भी रहा था। बहुत ही मतलब फला-फूला हम कह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा कमियाँ भी थी कुछ इसमें, तो वो भी हम देखेंगे क्या-क्या थी। तो विशेषताओं की सबसे पहले बात की जाए तो प्रमुख बंदरगाह जो थे, हमारे भारत के वो सूरत थे, ठीक है? हुगली, और हुगली कहाँ पर है पता है ना आपको? बंगाल में, ठीक है? हुगली जो है वो बंगाल में है। मसूलीपट्टनम और भरूच, गुजरात में भरूच, गुजरात में सूरत भी है, ठीक है? उसी के साइड में। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मिलेंगी, मसूलीपट्टनम भी है। और हाँ, व्यापार में भागीदारी की बात करें तो इसमें आपका भारतीय व्यापारी भी थे, ठीक है? जिनको मुगलों से सुरक्षा प्राप्त होती थी, और कुछ विदेशी कंपनियाँ भी थी, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे, पुर्तगीज़ जो थे, फ्रांसीसी जो थे, वो सारे इंडिया में आके व्यापार करने लगे थे, ठीक है? हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट तो होता था, इम्पोर्ट भी किया जाता था, ठीक है, चीज़ों का। दोनों तरीके से चीज़ें थी व्यापार में। तो एक तो एक्सपोर्ट था, निर्यात, जिसमें आपका कपड़े वगैरह को एक्सपोर्ट करना, यानी कि भेजना बाहर देशों में। मसाले हमारे यहाँ के बहुत अच्छे थे, ठीक है? शोरा बारूद, जो बारूद वगैरह थे, वो बम बनाकर हम यानी कुछ ना कुछ करते थे वो उसके लिए। तो नील की सबसे इम्पोर्टेंट खेती होती थी इंडिया में, इसीलिए क्योंकि बाहर जो विदेशी थे, इनको सफ़ेद कपड़े पहनने का शौक था, तो उसीलिए नील की खेती की जाती थी, ताकि वो धुल सके, साफ लगे। इम्पोर्ट की बात करें, यानी कि मंगाए जाते थे, क्या थे वो? सोना चांदी बाहर से मंगाना, ठीक है? घोड़े मंगाना, और रेशम, इत्र, और जो शराब थी, महँगी शराब जो थी, अच्छी क्वालिटी की जो शराब होती थी, इंडिया में भी थी शराब, लेकिन अच्छी क्वालिटी की शराब की बात करें तो वो बाहर से ही मँगाई जाती थी, अंग्रेजी दारू, ठीक है? और मुगल राज्य की नीति और चुनौतियों की बात की जाए तो टैक्सेशन सबसे पहली चुनौती था, ठीक है? कर नहीं मिल पा रहा था। और दूसरी था नेवी। हमारे पास, यानी कि मुगलों के पास, कहने का मतलब मौसम, वो जो नौसेना थी, जो पानी में रह के निगरानी नहीं करती आस-पास के एरिया की, कि भाई मेरे एरिया में कोई आ ना जाए, कोई लूट-पाट ना हो जाए मेरे यहाँ के व्यापारियों के साथ। तो उस कंडीशन को ठीक करने का कोई ऑप्शन नहीं था। इंडिया के मतलब मुगलों के पास कोई नौसेना थी ही नहीं उस समय। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी, जिससे कि कभी-कभी ना, जैसे कि जो यहूदी जो होते हैं, मतलब वो हूतीस बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? कमेंट में बताना मुझे। तो वो लोग जो थे वो लूट-पाट करते थे, ठीक है? वो आपको पता होगा, वो सऊदी अरब जो है ना एरिया है, आपका अफ्रीका और सऊदी अरब, वहाँ के आस-पास में जो लूट-पाट बहुत ज़्यादा होती है, उस जगह पे वो रहते थे, ठीक है? मतलब वो कभी भी देखेंगे किसी की बोट को, तो वो लूट ले चले जाते थे उसको, ठीक है? तो ये जो है उसकी वजह से ना, मतलब व्यापारियों को नुकसान होता था। पर फिर भी देखो, हमने रेशम नारों के बारे में पढ़ा है, तो फिर भी वो लूटने के बाद भी, मतलब लूटने के बाद भी वो प्रॉफ़िट ही लेते थे। हमारे यहाँ से कुछ भी लेके जा रहे हैं ना, है ना? तो वो प्रॉफ़िट ही कमाते थे यहाँ से, ठीक है? क्योंकि बहुत ही महँगी चीज़ थी। मसाले हमारे यहाँ के बहुत ही अच्छे क्वालिटी के थे। आपको पता है, यूरोप वगैरह के देशों में वो लोग साग-सब्ज़ी तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में रहता है उनके पास, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट ही ऐसा है, वो उगेगा ही नहीं वहाँ पे। तो बचा हुआ क्या है? मीट, ठीक है? तो वो मीट वगैरह ही खाते थे वहाँ पे। तो वो पक गए थे, मतलब मीट खा-खा के, तो उसको उनको लगा कि हमें कुछ ऐसा ढूँढना चाहिए जो कि जिससे कि ये स्वादिष्ट लगे। उनको मसालों के बारे में पता चला कि भाई इंडिया में मसाले होते हैं, इंडिया में, चाइना में, एशिया के एरियाज़ में चाय मसाले बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं। तो उनको एक लगी कि भाई मसाले ढूँढेंगे वहाँ जाके, और मसालों का हम इस्तेमाल करेंगे। तब वो लग निकल पड़े, और भाई मसाले तो प्रॉफ़िट में ज़्यादा लगा, क्योंकि वो टेस्टी, किसी भी सब्ज़ी को, किसी भी मीट को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने में बहुत ही अच्छे थे वो, जिसका ये इन्होंने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया। तो ख़ैर आज के लिए तो इतना ही था, ठीक है? अगर आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए जल्दी से, तो मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि आपका पेपर कल ही है, कल ही पेपर है। आज तारीख़ कितनी है? 23 तारीख़ है आज, 23 दिसंबर 2025, तो 24 तारीख़ को आपका एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में ही है। आप मुझे कमेंट करके बता देंगे अभी-अभी सुबह तक, मतलब अभी शाम तक तो मैं कर कर पाऊँगा, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, मैं कर नहीं पाता हूँ उस चीज़ को, ठीक है? और डिपेंड करेगा व्यूज़ पे कि कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है? खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।